पहली बात तो कंज्यूमर सेंटिमेंट्स माफ कीजिएगा, उसके साथ ही शुरुआत करते हैं। कंज्यूमर सेंटिमेंट बहुत बेहतरीन है। कंज्यूमर स्पेंडिंग आप देखिए काफ़ी अच्छे से जा रहा है, लोग खर्चा कर रहे हैं और जिस तरह से त्योहारों का मौसम है, यहाँ से आगे डिमांड सिनेरियो जो है बेहतरीन रहने की उम्मीदें हैं। कैसे सर ओवरऑल देख रहे हैं सेंटिमेंट? यहाँ से शुरुआत करें, फिर डिटेल में हम आगे बिजनेस आउटलुक की चर्चा करते हैं सर। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और बिल्कुल आपने ठीक कहा, सेंटिमेंट्स बहुत अच्छे हैं। हमारे सेक्टर में स्ट्रेट अवे इम्पैक्ट अभी आ रहा है ऐसा मैं नहीं कह सकता हूँ, बिकॉज जब भी मार्केट शुरुआत होती है तो कुछ सेक्टर्स जो हैं वो पहले आते हैं और हमारा थोड़ा सा बाद में आता है। तो हम लेकिन आसार पूरे नजर आ रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि ये आने वाला सीजन अच्छा होगा। ठीक है सर। अब जो भी नंबर्स हमने देखे थे और उसके बाद मेजर एक जो बिजनेस अपडेट है, स्पेन के प्लांट्स में कुछ कमी होगी, बंद होंगे, ऐसी बात कॉन कॉल वगैरह में आपने की थी। तो उसके अपडेट से ही शुरुआत करते हैं सर। अभी फिलहाल क्या सिचुएशन है और कितने प्लांट्स वगैरह बंद किए हैं, उसके अपडेट के साथ शुरुआत करें सर। नहीं, ये खबर थोड़ी सी ठीक नहीं है। और ऐसा लगता है कि जो जो भी मैंने कहा उसको थोड़ा मिस इंटरप्रिटेशन हुआ। हमारा स्पेन में एक ही प्लांट है और वो प्लांट में बल्कि उसका स्कोप इस समय जो इंक्रीज करने का है और उसमें हम लोग जो ऐड कर रहे हैं, उसकी कैपेसिटी ऐड कर रहे हैं, वो दूसरे डायरेक्शन में है। ये जरूर मैंने कहा कि यूरोप में जनरल कंडीशंस इस समय रिसेशनरी है और बहुत अच्छी नहीं है। और ये तो सब पूरी दुनिया इस समय जानती है कि उसके कारण क्या है। लेकिन हमारा स्पेसिफिक तो हम तो बहुत हमारा टोटल परसेंटेज 1-1.5% है उस मार्केट का। और उसमें हमारे हमारे ऊपर इम्पैक्ट नहीं है और हमारा कोई प्लांट बंद नहीं हुआ है। वो गलत गलत इन्फॉर्मेशन है। बिल्कुल बिल्कुल, तो इसे हम करेक्ट करेंगे कि ये कोई प्लांट बंद नहीं हुआ है, बस थोड़े से रिसेशन वगैरह की चिंताएं जो थी उसके बारे में। और ग्लोबली वैसे सर देखने जाएं तो ये सारा इन्फ्लेशनरी सिचुएशन का थोड़ा सा असर ज़रूर है, लेकिन आपने मार्जिन्स को बहुत अच्छे से मेंटेन किया है। इसको थोड़ा सा समझाइए सर। रॉ मटेरियल के प्राइसेस वगैरह जो हैं, ट्रांसपोर्ट वगैरह हैं, इनमें तो बहुत इम्पैक्ट आया था पिछले तिमाही में, लेकिन फिर भी आपने बहुत इसे अच्छे से मैनेज किया है, हैंडल किया है। तो कैसे ये जो है वो नंबर हम पोस्ट कर पाए मार्जिन के, वो आप हमें समझाइए। और यहाँ से आगे किस प्रकार की ट्रेजेक्टरी हमें फॉलो करनी चाहिए मार्जिन्स को लेकर सर। तो जो दोनों बातें आपने कही, एक तो रॉ मटेरियल में जितनी भी वोलेटिलिटी है उसको मैनेज करना, और ट्रांसपोर्टेशन हमारे लिए तो बिल्कुल एक एनिमी जैसा है। बिकॉज हम जो जो भी हमारे प्रोडक्ट्स हैं, फोम है या मैट्रेसेस हैं, उनको जो ट्रांसपोर्ट करते हैं तो उसमें काफी हद तक तो हवाई होती है जो ट्रांसपोर्ट होती है। तो और उसकी उनका ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट भी बढ़ रही है। दोनों बातें आपने कही। लेकिन हमारे जो हमारा ब्रांड है, जो हमारी कैपेसिटी है डिस्ट्रीब्यूशन की और जो एक्सक्लूसिविटी है चैनल में, उसमें हम थोड़ा बहुत पास ऑन कर सकते हैं कंज्यूमर को। और बाकी अपना जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है उसमें प्रोडक्ट्स को इम्प्रूव कर सकते हैं, सो दैट ये जो वोलेटिलिटी है इसको हम टेक केयर कर सकें। तो ऐसा ये कर पाए पिछले क्वार्टर में और पिछले 2 क्वार्टर्स में। आने वाले टाइम में मार्जिन्स को इम्प्रूव ही होना चाहिए, क्योंकि जो रॉ मटेरियल्स हैं उसमें तो प्राइस में गिरावट हो रही है, लग आ रही है। और खास तौर पे कारण उसका यही है कि ये इनका ग्लोबल कंजम्पशन होता है एंड देयर इज रिसेशन, जैसे मैंने यूरोप में कहा, और अमेरिका में भी रिसेशनरी कंडीशंस हैं। तो अवेलेबिलिटी जो है मटेरियल की वो बेटर है एंड देयरफॉर प्राइसेस कम रहने की उम्मीद है आने वाले क्वार्टर्स में। एंड मार्जिन्स जो है वो इम्प्रूव भी होने चाहिए। अच्छा सर, ये जो मैट्रेस वगैरह का मार्केट है, इसमें हमने पिछले कुछ समय में देखा है कि कुछ नए प्लेयर्स एंटर हुए हैं। डेफिनेटली कंपटीशन वगैरह की बात करें, इसमें ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड दोनों की बातें करनी ज़रूरी होती हैं, लेकिन हमारा जो मार्केट है उसमें ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स कुछ एंटर हुए, कुछ ऑनलाइन प्लेयर्स थे जिनको नए नाम थे, उनको भी हमने देखा आते हुए। राहुल जी, हम समझना चाह रहे हैं कोई मर्जर एंड एक्विजिशन एक्टिविटीज़, एम&ए एक्टिविटीज़ में कुछ आप पार्ट लेना चाहेंगे आने वाले वक्त में, या ऐसा कुछ हमें देखना चाहिए? और मार्केट शेयर को लेकर भी बात करते हैं, कैसे हम मेंटेन कर रहे हैं हमारी पोजीशन को। तो एक तो बात आपने जो नए प्लेयर्स की बात करी, तो वो ज्यादातर लोग ई कॉमर्स एरिया में ही हैं या ऑनलाइन वाले मार्केट में हैं। हम लोग भी प्रेजेंट हैं उसमें और उसमें ग्रोथ है।
लेकिन बेस बहुत कम है और टोटल मेरे ख्याल से इस समय करीब 5% के आसपास होगा टोटल मार्केट का हिस्सा। हल्ला जरूर है, नॉइज है, थोड़ा बहुत बढ़ेगा भी, लेकिन 7-8%, सब 10% में डेफिनेटली उससे ज्यादा जाने की कोई उम्मीद नहीं है। जो बात आपने ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड की करी, बिल्कुल हमारे सेगमेंट में अनऑर्गेनाइज्ड का हिस्सा काफी बड़ा है, और धीरे धीरे ये जो जो भी गैप है दोनों के बीच में ये थोड़ा ठीक होता जा रहा है। जैसे जीएसटी का इम्प्लीमेंटेशन बेटर होता जा रहा है, जैसे थोड़े ब्रांड्स की प्रेफरेंस कंज्यूमर के लिए बढ़ती जा रही है, तो अनऑर्गेनाइज्ड थोड़ा कम होता जा रहा है। और हम अपने यहाँ तो अब यही देखते हैं कि ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड को हम एक ही ब्लॉक मान लेते हैं और अपना शेयर जो देखते हैं तो उसी में देखते हैं, एंड वैसे ही देखेंगे आगे। ठीक है सर, तो कोई एम एंड एक्टिविटीज़ में आप पार्ट लेने की कोशिश करेंगे, कोई फंड बढ़ाने की योजना इन सब मार्केट शेयर को मेंटेन करने के लिए, राहुल जी? देखिए, उस काम के लिए हम हर समय तैयार ही रहते हैं। एक अप्रोप्रिएट M&A पॉसिबल होना चाहिए, और मेरा मानना है कि जैसे जैसे कोविड के इम्पैक्ट्स फाइनेंशियल वर्ल्ड में महसूस हो रहे हैं, ये पॉसिबिलिटीज जरूर बढ़ेंगी, एंड वी आर ओपन टू डूइंग दैट। ठीक है, तो उसके लिए फंड वगैरह हमारे पास है अप्रोप्रिएट अभी फिलहाल, या कोई नए फंड उठाने की योजनाएं हैं? जी, वो डिपेंड करता है जो जो साइज ऑफ एक्विजिशन है, लेकिन जैसा मुझे लगता है जरूर थोड़ा फंड रेज करना पड़ेगा। बिल्कुल, डेफिनेटली सर। इसके अलावा रेवेन्यू मिक्स डेफिनेटली हम देख रहे हैं मैट्रिसेस 41% है, इसके अलावा हम देख रहे हैं फोम कोर और टेक्निकल फोम में भी मेजर कंट्रीब्यूशन हमारा रहता है। आने वाले वक्त में कोई रेवेन्यू मिक्स में कोई बड़ा परिवर्तन, या ऐसे ही हमें इसमें ग्रोथ आगे बढ़ते हुए देखना चाहिए? दो एरियाज में ग्रोथ होनी चाहिए। एक तो जो ब्रांडेड मैट्रेसेस हैं उसमें बिल्कुल ग्रोथ होनी चाहिए, और ये जो 41%, 41% आपने बताया, ये स्लीपवेल ब्रांड के अंडर में है। लेकिन दो ब्रांड्स और हैं हमारी जो ऑपरेट करती हैं एमबीओ सेक्टर में, एक फेदर फोम और एक स्टारलाइट, और वो सब पूरा मिला लेंगे तो 50 से ऊपर परसेंटेज है उसका। इस सेक्टर में जरूर ग्रोथ होनी चाहिए और इसका हिस्सा हमारा प्रोपोर्शन बढ़ता ही जाना चाहिए। दूसरा एरिया जो है वो हमारा B2B सेक्टर है, जिसमें हम ऑटोमोबाइल को सप्लाई करते हैं, शू इंडस्ट्री को करते हैं, एयर कंडीशनिंग इंडस्ट्री को करते हैं, और रेलवेज को करते हैं। तो वो एरिया भी जैसे जैसे वो इंडस्ट्रीज ग्रो करेंगी उसमें हमारा हिस्सा बढ़ता चला जाएगा। बिल्कुल, मैं वो सवाल पे आने भी वाला था, क्योंकि हम देख रहे हैं कार वगैरह ऑटोमोबाइल की आप वॉल्यूम देखिए, बेहतरीन वॉल्यूम जा रही है और ऑटो इंडस्ट्री काफ़ी अच्छा कर रही है। सो इसके बारे में भी, डिमांड आउटलुक के बारे में बात करने वाला था, लेकिन डेफिनेटली आपने एड्रेस किया है। इसके अलावा जो हमारा M5 प्रोजेक्ट है उसके ऊपर थोड़ा सा हमें समझाइए सर, कैसा अभी फ़िलहाल सिचुएशन है यहाँ पर, क्या अपडेट है, और कोई मेजर अनाउंसमेंट्स बहुत जल्द आते हुए हमें यहाँ से देखने चाहिए, राहुल जी? तो जो आपने अभी ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड मैट्रेस मार्केट की बात करी, तो दोनों को मिला के करीब 30-35% होता है। बाकी 65%, 65% लोग जो हैं वो अभी भी किसी रुई के गद्दे पे या दरी चटाई पे सोते हैं। और ये जो M5 प्रोजेक्ट है वो बेसिकली उस सेक्टर को केटर करने के लिए है, और M5 का मतलब ही है ए मैट्रेस फॉर एवरी इंडियन। इसमें प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी, कंप्लीटली डिफरेंट वे ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, और उसको कंप्रेस करके हर गांव या हर तहसील या हर ब्लॉक तक पहुंचाना, उसकी कैपेबिलिटी और प्लस उसका प्राइस एक कंट्रोल में रखना, ये बेसिक उद्देश्य हैं उसके प्रोजेक्ट के। ये जबलपुर में सेंट्रल इंडिया में हमारा प्रोजेक्ट आ रहा, उसका हमारा पहला मतलब जो पहला जी सर। प्रोजेक्शन था वो था कि अक्टूबर में शुरू हो जाएगा। लेकिन कुछ उसके ऐसे स्टील पार्ट्स हैं, वो स्पेशलाइज स्टील, वो यूक्रेन से ही आती थी, तो उसमें थोड़ा विलंब हो गया है। एंड अब हमारा टाइम फ्रेम जो है वो जनवरी और फरवरी के आसपास रहेगा, जब हम उसमें प्रोडक्शन शुरू कर सकते हैं। एक्चुअल इम्पैक्ट उसका अगले फाइनेंशियल ईयर में ही आएगा।
ठीक है सर, डेफिनेटली तो अगले फाइनेंशियल ईयर तक में हमें देखना चाहिए। अच्छा, बाहर के मार्केट्स में ऑलरेडी आपने स्पेन यूरोप की बात की, ऑस्ट्रेलिया मार्केट भी कैसा चल रहा है उसके बारे में भी थोड़ा सा अपडेट दिखाएं अगर आप, और किस प्रकार के पेस्ट यूटिलाइजेशन हम यहाँ पर देख रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया मार्केट एक अपना में अजीब है, मैच्योर्ड मार्केट है, पॉपुलेशन बढ़ती नहीं है वहां पर। लेकिन पिछले दिनों में मैंने ये देखा है कि वहाँ का मार्केट बड़ा स्टेडी है और थोड़ा बल्कि हल्का ग्रोथ की तरफ ही है। दो फैक्टर्स नजर में आते हैं। एक तो जो थोड़ा बहुत लोअर एंड मैट्रिसेस चाइना से इंपोर्ट होते थे वो बंद हो गए हैं। वहां पर भी जो जैसी हमारे यहाँ एक आत्मनिर्भरता की कॉल है, उसी तरह से ऑस्ट्रेलिया में भी ऑस्ट्रेलियन मेड के लिए थोड़ा इम्प्रूव्ड सेंटिमेंट्स हैं। सो वहाँ का मार्केट स्टेडी है, ग्रो कर रहा है, और एक थोड़ा सा हटके है, बिल्कुल एक कोने में बसा हुआ है, तो वहां पर दुनिया के और बाकी चीजें जो हैं उनसे इम्पैक्ट कम होता है। गुड स्टेडी मार्केट, ग्रोइंग, वेरी स्मॉल बट ग्रोइंग। ठीक है सर। और एड स्पेंड्स वगैरह के लिए मैं बात करना चाहूँगा, एडवर्टीजमेंट स्पेंड्स वगैरह के लिए, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं ऑलमोस्ट जो भी रेवेन्यू सेल्स है उसके परसेंटेज के हिसाब से कैसा स्पेंडिंग रहा है आपका, और जिस तरह से अभी फेस्टिव सीज़न आ रही है, अगर इंडियन मार्केट की बात करते हैं डिमांड ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा रहेगा। यहाँ से ऑलमोस्ट क्रिसमस तक आप देखें तो बहुत लंबा स्ट्रेच है, इस बार बारिश भी अच्छी रही है, सो वैसे देखें तो रूरल डिमांड भी अच्छे होने चाहिए सेंटिमेंट के हिसाब से। राहुल जी, तो आप ज़्यादा खर्च करने वाले हैं इस बार? जी बिल्कुल है, उसके पूरे प्लान्स बन रहे हैं, तैयारी है। और हमारा जो वो है सितंबर के मिडिल से, बल्कि ये समझिए कि जब ये नौ दुर्गे जब स्टार्ट होते हैं, नवरात्रि शुरू होती हैं, तो उसके पहले उसी उसी टाइम से बिल्कुल शुरू करते हैं। प्लान्स पूरे तैयार हैं और एक्सपेक्टेशन भी यही है, जैसे आपने कहा कि मानसून अच्छा हुआ है, सब चीज अच्छी हुई है, देन मार्केट शुड बी गुड एंड आवर advertisement should also be good.